आशा करता हूं आप सब इस कोरोना महामारी के दौरान अपने घर पर अपने परिवार के साथ में स्वस्थ होंगे और अच्छी अच्छी डिशेज का घर पे आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे। इन अच्छी अच्छी डिशेज के साथ में आपको यहाँ पर मैंने आप लोगों से कल एक प्रॉमिस किया था कि आपको रेगुलर आपको एक बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस को भी क्या नाम उनका भी फॉलोअप उसमें साथ में रहेगा। तो आप कंटिन्यूअस इन वीडियोस को देखिए, पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, सावधानी से सुनिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए, वहां पर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए अब हम चलते हैं। कल हम लोगों ने बात जो की थी कि पूरा का पूरा एक ओवरऑल बैकग्राउंड हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लिया था। आज मैं उसका पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा, सीक्वेंशियल। अगर हम लोगों ने देखा कि स्पर्म का बनना, ओवम का बनना यानी गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना आपका oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट पढ़ेंगे। आपका क्या क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करवाया यानी फर्टिलाइजेशन। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपने देखा कि जाइगोट जो बना फर्टिलाइजेशन के कारण उसमें क्लीवेज हुआ, तो क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लीवेज के साथ साथ में हम लोग वहां पर टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की बात करेंगे और उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन की बात करेंगे। तो हम सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सीक्वेंस में सबसे पहले जो आप लोगों का इसमें टॉपिक आएगा और वो टॉपिक जो है वो आपका है गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या है? नाम से पता लग रहा है युग्मक जनन। जैसे अगर हम लोग इसको हिंदी में कहें तो आप लोग क्या कहेंगे? इसको युग्मक जनन। तो देखिए यहां पर दो शब्द छिपे हुए हैं, गैमेट और जेनेसिस। गैमेट का मतलब गैमेट युग्मक, जेनेसिस का मतलब निर्माण करना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो यदि हम लोग यहां पर देखें कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि पीजीसी ऑफ गॉनेट्स, यानी कि पीजीसी का फुल फॉर्म हम लोग क्या बताएंगे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसको आप लोग कहते हैं आदि जनन उपकला कोशिका। इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल आदि जनन उपकला कोशिका, ये 2n है, ये टेस्टिस में भी पाई जाती है, ये ओवरी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। इस पीजीसी सेल के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी मित्रों? यहां पर गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की क्रिया होगी। जब युग्मक जनन होता है तो याद रखिए कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पीजीसी के अंदर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, मियोसिस होता है, और गैमेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रमोट करने के लिए यहां पर आप लोग बताएंगे कि यहां पर आपको कौन कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? विटामिन ए और विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें यहां पर आप लोग बता सकते हैं एलएच हार्मोन, इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं एफएसएच हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता भी युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आप लोग यहां पर बताएंगे किसका निर्माण होता है? गैमेट्स का निर्माण होता है। यहां पर हम लोग बताएंगे किसका निर्माण होता है जी? युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मक आपका कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। युग्मक
युग्मक कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर विटामिन ए, ई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर हार्मोन्स के रूप में बात करें तो हार्मोन्स के रूप में हम लोग बताएंगे एलएच, और कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, एफएसएच हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर गैमेट्स का निर्माण होता है। ये जो गैमेट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां जो ये गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो मित्रों सीधा सीधा सा याद रख सकते हैं क्या, कि पीजीसी से गैमेट्स का बनना क्या कहलाएगा, यहां पर गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। देखिए यदि हम लोग यहां पर पीजीसी के निर्माण की बात करें, तो यदि पीजीसी का निर्माण देखें, तो यदि हम लोग यहां पर एम्फीबियंस की बात करें, अगर यहां पर एम्फीबियंस में देखें तो एम्फीबियंस में यहां पर आप लोग बताएंगे पीजीसी का निर्माण जो है वो आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि पीजीसी का निर्माण जो है वो पीजीसी का निर्माण यहां पर आप लोग बता सकते हैं किससे होता है, मीजोड्रम से होता है। जबकि अगर मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर आप लोग यहां पर बताएंगे कि पीजीसी का फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है, एंडोड्रम से होता है। ये कुछ कंसेप्ट बेस चीजें हैं जिनको हम दिमाग में रख सकते हैं। तो आदि जननमुकुला कोशिका में पीजीसी की बात करें तो पीजीसी में आप लोग बताएंगे एम्फीबियंस और एक बताएंगे मैमल्स। यहां पर ये एग्जांपल्स लिए हैं। एम्फीबियंस में पीजीसी का निर्माण मीजोड्रम से होता है, जबकि मैमल्स के अंदर इसका निर्माण किससे होता है, एंडोड्रम से होता है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है। गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो यहां पर मित्रों कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन सा होता है गैमेटोजेनेसिस का, एक आप लोग यहां पर बताएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, एक आप लोग यहां पर बताएंगे oogenesis। एक कौन सा हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक क्या होता है कि oogenesis। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, मुझे ये पता लग गया कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर यदि हम लोग देखें यहां तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, यहां पर हम बात करेंगे पीजीसी ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण की जो आदि जननमुकुला कोशिका जो कि डिप्लॉइड होती है। यहां पर हम लोग बताएंगे इन कोशिकाओं के अंदर यहां पर मियोसिस होता है। कौन सी क्रिया होगी, मियोसिस की क्रिया होगी, और मियोसिस की क्रिया के द्वारा यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स कह दीजिए या इसी को हम लोग मेल गैमेट्स भी कहते हैं, और इसी को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्म्स कह दीजिए, आप चाहे तो मेल गैमेट कह दो, चाहे स्पर्मेटोजोआ कह दो। तो टेस्टिस की पीजीसी से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। बनने वाला जो स्पर्म है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, मोटाइल होगा। मोटाइल का मतलब गतिशील होगा, गमन करने वाला होगा, और इसके अंदर यहाँ पर मोटाइल है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, टेल, या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पर फ्लेजिला भी प्रेजेंट होगी। ये कैसा हो सकता है, ये आकृति में स्पिंडल शेप, या आपका मनुष्य में बात करें तो कैसा हो सकता है, स्पून शेप्ड हो सकता है। चूहे में बात करें तो ये कैसा हो सकता है, हुक के आकार का हो सकता है। तो यहाँ पर स्पिंडल शेप या स्पून शेप होता है, और लिक्विड मीडियम में ये टेल या फ्लेजिला के द्वारा क्या करता है, गति करता है, हैप्लॉइड होता है।
और आकार में ये कैसा होता है? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। दूसरी तरफ हम लोग oogenesis को देखते हैं। अगर oogenesis को देखें तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर भी हम लोग बात करेंगे पीजीसी ऑफ ओवरी, यानी किसकी पीजीसी? यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम लोग डिस्कस करें कि पीजीसी ऑफ ओवरी जो है, यहां पर ओवरी की जो पीजीसी है उसमें भी मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर भी ओवम का निर्माण होगा। देखिए ये जो ओवम है ये आकार में बड़ा होता है, जबकि स्पर्म जो है वो आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। स्पर्म मोटाइल होता है जबकि ओवम कैसा होता है? नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? लार्ज इन साइज, यानी आकार में बड़ा होता है। इसके अलावा आप लोग बताएंगे कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो स्पर्म की तुलना में ज्यादा होता है और उसका कारण भी सिंपल सा है कि भविष्य के अंदर फीमेल जो पार्ट है उसी के अंदर क्या नाम है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना होता है, इसलिए वहां पर फूड लेने के लिए भी इसका बड़ा होना जरूरी हो जाता है। और भी अगर हम लोग बात करें कि क्या नाम है, यहाँ पर जब डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस जो है वो ओवम के अंदर ही चलेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि ओवरी की पीजीसी से ओवम का बनना क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। यानी इस क्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? oogenesis। और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। हम लोग अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बात करें, मूव करें आगे स्लाइड पर। तो आप लोग अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पकड़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सिंपल सी चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि स्पर्मेटोजेनेसिस का सीधा सीधा सा अर्थ है कि यहां पर पीजीसी ऑफ टेस्टिस, उससे यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का। स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम डिवाइड करें दो पार्ट में, दो पार्ट यहां पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़े तो पहला जो पार्ट है वो कहलाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा यदि इसका पार्ट देखें तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, और इसी को बोलते हैं स्पर्मियोटीलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के सामने कई बार प्रॉब्लम आती है अंग्रेजी के शब्दों को। इनको अगर आपको याद रखना है तो आप इन वर्ड्स को आप अपनी रफ कॉपी में 5-5 बार लिखिए, आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको इन शब्दों में आनंद आने लग जाएगा। ठीक है ना? मैं भी एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं और प्रैक्टिस करने से हम लोगों को सब चीजें समझ में आ जाती है। सारा खेल प्रैक्टिस का चलता है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक आपका स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटीलियोसिस, दो भागों में हम इसको अब डिस्कस करेंगे। देखिए अब अगर हम लोग यहां पर बात करें कि पीजीसी ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस की जो पीजीसी है उस पीजीसी के अंदर यहां पर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और यहां पर टेस्टिस की जो पीजीसी है उससे यहां पर स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। देखिए ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये अगर हम लोग इनकी बात करें तो स्पर्मेटिड संरचना में कैसे होते हैं? गोल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अगर हम लोग इनकी बात करें तो हैप्लॉइड होते हैं।
कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल का मतलब आकार में ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये गति करने में सक्षम नहीं है, गति नहीं कर पाते। और इनकैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये निषेचन करने में भी असक्षम है, यानी कि निषेचन भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिस की पीजीसी कोशिका से स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। तो टेस्टिस की पीजीसी कोशिका से स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? यहां पर मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको बोलेंगे आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरी तरफ हम लोग बात करें स्पर्मियोजेनेसिस की, कि भाई स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। अगर यहां पर हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड आगे किसमें परिवर्तित होते हैं? स्पर्म्स में परिवर्तित होते हैं। तो यहां पर स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस होता है। यहां पर आप लोग बताएंगे स्पर्मेटिड्स का क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कायांतरण होता है। तो इनके कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के कारण स्पर्मेटिड्स, इसको मेटामॉर्फोसिस को आप लोग क्या बोल सकते हैं? कायांतरण, यानी मेटामॉर्फोसिस होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने की जो क्रिया है, उस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटीलियोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल होता है। स्पर्म जो है आप बताएंगे कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये निषेचन करने में सक्षम होता है। और आप ये भी बताएंगे कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है। तो देखिए यहां पर इस स्लाइड के ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस को दो पार्ट में हमने डिवाइड करके पढ़ा। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक आप लोगों ने पढ़ा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में पढ़ा कि टेस्टिस की पीजीसी में मियोसिस होगा, उससे स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि पीजीसी से स्पर्मेटिड का बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाएगा। और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, या आप लोग यहां पर बता सकते हैं स्पर्मियोटीलियोसिस कहलाता है। नेक्स्ट, अब हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग यहां पर 3 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यहां पर हम इसकी कितनी स्टेप्स बनाते हैं? 3 स्टेप्स हम लोग यहां पर बनाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की कितनी स्टेप्स में इसको डिवाइड करेंगे? 3 पदों में स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं। अब ये जो 3 पद हैं वो कौन कौन से होंगे? पहला हम लोग बात करेंगे कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसको आप लोग कहते हैं गुणन प्रावस्था। दूसरा आप लोग पढ़ते हैं ग्रोथ फेज। जो ग्रोथ फेज है इसको हम लोग कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी जो फेज हम लोग यहां पर बात करेंगे मैच्योरेशन फेज, इसे हम लोग कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। क्या बोलेंगे? परिपक्वन प्रावस्था, या इसी को हम लोग बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। अगर इस मैच्योरेशन फेज की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन फेज में एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, यहां पर हमेशा माइटोसिस होगा। यहां पर याद रखेंगे
माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर नंबर डिवाइड होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर इक्वल बना रहेगा। सेल यहाँ पर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगी। ग्रोथ फेज के अंदर याद रखेंगे नो सेल डिवीजन, यहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता, नो सेल डिवीजन। और ग्रोथ फेज जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में वैसे भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये कितने समय के लिए होती है? फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि ये अल्प समय के लिए होती है, अल्पकालिक होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोग ये क्या बताएंगे, ये कैसी होती है? अल्पकालिक। कैसी होती है जी? अल्पकालिक होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और यहीं पर मैं आगे बात करूं कि परिपक्वन प्रावस्था के दौरान एक कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, यहां पर मियोसिस होगा। यानी कि यहां पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होता है यहाँ पर? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा। हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करते हैं। मैंने बताया कि गुणन प्रावस्था में क्या होगा। देखिए, यदि आप गुणन प्रावस्था को देखें, ये साहब यहां पर टेस्टिस की पीजीसी कोशिकाएं हैं, इनको आप लोग बोलेंगे पीजीसी ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस की क्या कहलाती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। अब हम लोग बात करें, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में आगे डिवीजन होगा। इन कोशिकाओं में जब आगे डिवीजन होता है तो इन कोशिकाओं में यहां पर बताएंगे एक कोशिका से आप बताएंगे दो कोशिका बनती है। फिर आप लोग बताएंगे दो से यहां पर चार कोशिका बनती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 512, 1024, 2048, 4096। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता हुआ चलेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कंटिन्यूअसली होती है सेल, और यहाँ पर ये कोशिकाएं मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। यहाँ पर किसका निर्माण होता है जी? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। एक फ्रेंड्स बात याद रखनी है कि अगर मैं सिंगुलर वर्ड की बात करूं तो मैं शब्द काम में लूंगा स्पर्मेटोगोनियम, और यदि मैं प्लूरल बहुवचन शब्द की बात करूं तो मैं बोलूंगा स्पर्मेटोगोनिया। तो अब इसको लैंग्वेज के रूप में आप लोग कैसे लिख सकते हैं? वृषण की पीजीसी कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। इस डिवीजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आप लोग बताएंगे, इस डिवीजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर असंख्य द्विगुणित कोशिकाएं या डिप्लॉइड सेल बनती है। इन डिप्लॉइड सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं।
तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान यहाँ पर टेस्टिस की जो पीजीसी कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन होने से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। तो पीजीसी भी डिप्लॉइड है, आपका स्पर्मेटोगोनिया भी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि साहब ये कौन सी फेज हुई आपकी, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, मल्टीप्लिकेशन जो फेज है उसके बाद में बात करते हैं। दूसरी जो फेज आती है उसको आप लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। कौन सी फेज आती है साहब, वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था का कंसेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नो सेल डिवीजन। दूसरा मैंने इसका कंसेप्ट बताया कि फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी ये अल्प समय के लिए होती है। फिर आप लोग यहां पर बताएंगे कि ग्रोथ फेज में क्या होगा। ग्रोथ फेज के अंदर हम लोग यहां पर बताएंगे कि प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगा। याद रखिए oogenesis के दौरान प्रत्येक ओगोनियम ग्रोथ फेज में एंटर नहीं करता, जबकि यहां पर प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो किसके अंदर एंटर करेगा, ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये यहां पर क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम यहां पर क्या किसमें प्रवेश करेगा, ग्रोथ फेज के अंदर एंटर करेगा। ग्रोथ फेज में एंटर करेगा एंड टेक न्यूट्रिशन। ये क्या लेगा, यहां पर ये न्यूट्रिशन लेगा, ये पोषण लेगा, खाना खाएगा, भोजन लेगा और न्यूट्रिशन लेकर ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉइड था, ये जो डिप्लॉइड जो स्पर्मेटोगोनियम था, ये डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम यहां पर टेक न्यूट्रिशन and spermatogonium enter into growth phase and take nutrition and increase their size। ये अपने आकार को क्या करता है, बड़ा करता है और इस तरह से इसका आकार यहाँ पर कैसा हो जाता है, आकार इसका बड़ा हो जाता है। अब इस संरचना को हम लोग कहते हैं प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो भी कैसी संरचना है, इस डिप्लॉइड सेल। तो यहां पर आप लोग बताएंगे ग्रोथ फेज के अंदर स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। यहां पर आप लोग बताएंगे नो सेल डिवीजन। यहां पर आप लोग ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिखी है कि यहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता, यहां पर केवल स्पर्मेटोगोनियम पोषण लेता है, पोषण लेकर आकार में वृद्धि करता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ग्रोथ फेज के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अब हम लोग थर्ड स्टेप पर बात करते हैं। तीसरी जो स्टेप है वो हम लोग आगे बात करें मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रावस्था के दौरान कंसेप्ट याद रखेंगे, मियोसिस होगा। यहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्रोमोसोम की संख्या जो है वो हाफ हो जाएगी। कैसे होगा, अब स्पर्मेटोगोनियम जो था, ये स्पर्मेटोगोनियम था, ये क्या था, स्पर्मेटोगोनियम जो कि ग्रोथ फेज में बना था, ये किसमें प्रवेश करेगा, परिपक्वन प्रावस्था में। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करेगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हम लोग बात करेंगे, यहां पर मियोसिस फर्स्ट होगा। ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम परिपक्वन विभाजन।
चूंकि इस विभाजन के दौरान प्रथम परिपक्व विभाजन, इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसीलिए इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। देखिए न्यूनकारी विभाजन को हम लोग अंग्रेजी में यहां पर क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन। क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन कहेंगे, न्यूनकारी विभाजन। जबकि आप लोग यहां पर अगर हम लोग बात करें प्रथम परिपक्व विभाजन है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रथम परिपक्व विभाजन। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम में प्रथम परिपक्व विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनकारी विभाजन होता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पर आप लोग बताएंगे, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप यहां पर दो समान आकार की कोशिकाएं बनती हैं, और इन समान आकार की ये जो कोशिकाएं बनती हैं, ये कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। इन्हें हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होने से यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा, और ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहां पर न्यूनकारी विभाजन होने से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली रूप से डिवाइड होता है। यानी कि यहां पर आप लोग बताएंगे कोशिका द्रव्य का समान विभाजन होता है। यहां पर आप लोग बताएंगे कोशिका द्रव्य का समान विभाजन, मतलब यहां पर साइटोप्लाज्म इक्वली रूप से डिवाइड होता है। यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली रूप से डिवाइड होगा, जिसके कारण स्पर्मेटोगोनियम से दो समान आकार की कोशिकाएं बनेंगी, जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, अब हम लोग यहां पर बात करें कि यहां पर जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बने, यहां पर जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिनको द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका भी कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं, ये वाली कैसी कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड। इन कोशिकाओं में यहां पर फिर से आप लोग बताएंगे मियोसिस सेकंड होगा। यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर मियोसिस सेकंड, ये जो मियोसिस सेकंड है इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड मैच्यूरेशन डिवीजन, यानी कि द्वितीयक परिपक्व विभाजन। तो ये जो द्वितीयक परिपक्व विभाजन है, यहां पर भी आप लोग बताएंगे कि कोशिका द्रव्य का समान विभाजन होगा। यानी कोशिका द्रव्य जो है वो यहां पर समान रूप से विभाजित होगा, साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होगा, और यहां पर भी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से यहां पर दो कोशिकाएं फिर बन जाती हैं। ये जो कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं स्पर्मेटिड्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड जो है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, आकार में गोल होता है। गोल का मतलब स्फेरिकल होता है। ये चीजें हम लोग यहां पर बता सकते हैं। निषेचन करने में असक्षम होता है, इनकैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ, मतलब टेस्टिस की पीजीसी से स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया मैंने बताया था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। अब क्या होगा, अब यहां पर आप लोग बताएंगे कि इसके अंदर यहां पर आगे मेटामॉर्फोसिस होगा। यहां पर कौन सी क्रिया होगी, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस कह दीजिए, या इसी को आप लोग स्पर्मियोटीलियोसिस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्मियोटीलियोसिस भी कह देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होगी, तो यहां पर प्रत्येक कोशिका जो है वो यहां पर क्या करेगी, मेटामॉर्फोसिस होगा। यहां पर अगर आपको बताएं तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी, कायांतरण होगा। और कायांतरण होने से यहां पर आप लोग बताएंगे कि प्रत्येक एक स्पर्मेटिड जो है वो यहां पर एक स्पर्म का निर्माण करेगा, यानी कि एक स्पर्मेटिड से यहां पर क्या होगा, एक स्पर्म का निर्माण होगा। इस प्रकार यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म्स का। ये जो बनने वाले स्पर्म्स हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्म आपका हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, ये मोटाइल होगा, यानी कि स्पिंडल शेप्ड या हुक शेप्ड या स्पून शेप्ड होगा। और कैसा होगा, ये आप लोग यहां पर बताएंगे कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन करने में सक्षम होगा। क्या करने में सक्षम होगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। तो ये क्रिया जो है स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना स्पर्मियोटीलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना है। इसके आगे इनके से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप अपने मित्रों को इसको आप लोग शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।